नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की जो एग्जाम आपके नवंबर महीने में होने वाली है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ऐसे आपके पास 4-5 पेपर हैं तो उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और पढ़कर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फटाफट। क्या है? द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड इन कच्छी घोड़ी डांस इज। तो ये राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाला आपके वाद्य यंत्र आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है ये। तो ये हो जाएगा आपके जहाज वाद्य यंत्र कच्छी घोड़ी नृत्य में, जो कि आपके शेखावाटी क्षेत्र में ठीक है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके पहले हम थोड़ा सा डिटेल्ड इनका सॉल्यूशन जानते हैं। जैसे वाद्य यंत्र आपके 4 तरीके के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र होता है, सुशीर वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र होता है, आपके घन वाद्य यंत्र होता है। तो तत्वाद्य यंत्रों के आपके स्वरों से उत्पत्ति होती है। ठीक है, और सुशीर वाद्य यंत्र आपके फूंक देकर बजाए जाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र आपके चमड़े से बने होते हैं और आपके घन वाद्य यंत्र धातु से बने जाते हैं। इनके सभी के एग्जाम्पल इसी में है, जैसे इकतारा, सारंगी, रावण हत्ता, कामाईचा, तंदूरा, जंतर, भपंग, चिकारा, सुरिंदा, दुकाको, ये सब तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, और अलगोजा, बांसुरी, सहनाई, पूंगी, शंख, सिंगी, बांकिया, मशक, ये सब क्या है आपके सुशीर वाद्य यंत्र। और जबकि अगर चमड़े से बने हुए अवनद वाद्य यंत्र, उनमें आते हैं आपके ढोल आता है, ढोंक होती है, ढोलक आती है, डमरू आती है, डफ। ठीक है, ये सब किस में आते हैं आपके अवनद वाद्य यंत्र में। और घन वाद्य यंत्र में आपके आते हैं मंजीरा, झांझ, थाली, ठीक है, रमझोल, करताल, ये सब किस में आते हैं आपके घन वाद्य यंत्र में। अब इनको बजाने वाले फेमस कौन थे, जो उनका नाम आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये है आपके पंडित रविशंकर, ये सितार बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई से संबंधित है। विलायत खां सितार से है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है। पन्नालाल घोष आपके बांसुरी से है। बालचंद्रन वीणा से। भजन सोपारी संतूर से। शिव कुमार शर्मा आपके संतूर से। जाकिर हुसैन तबला वादक है। ठीक है, और किशन महाराज आपके तबला वादक। पन्नालाल घोष बांसुरी से है। ये आपके वापस फिर रिपीट है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पेपर का। ये दूसरा क्वेश्चन है, लोक नाटक चार भैंत निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। तो ये आपके टोंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? टोंक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, अब ये आपके जो लोक नाटक लोक नृत्य है और उनके प्रवर्तक कौन सा समुदाय है, उनकी लिस्ट है, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र। जैसे बात करते हैं 13 ताली की, तो ये कामर जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 13 मंजीरे बांध कर करते हैं और रामदेवरा जैसलमेर में फेमस है। आपके कच्छी घोड़ी ये वापिस आ गया। ठीक है, यह आपके शेखावाटी क्षेत्र में होता है। ऐसे ही आपके अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा अंगारों पर किया जाता है बीकानेर में। चक्री नृत्य आपके कंजर जाति द्वारा। चरी नृत्य गुजर समाज समुदाय की महिलाओं द्वारा। ठीक है, ऐसे ही आपके पाबूजी की फड़ है। ऐसे ही आपके देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, कुचामणि ख्याल, अली बख्शी ख्याल, एला ख्याल, आपके दोसा का, लालसोट का, जयपुर तमाशा, ठीक है, जयपुर का तमाशा, और आपके रम्मत बीकानेर की, और गीदड़ नृत्य आपके शेखावाटी क्षेत्र का, और ड्रम ढोल नृत्य आपके जालोर सिरोही का। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और पढ़कर इसका जवाब दीजिए क्या आएगा आंसर। तो ये अभंग का अर्थ क्या है? अभंग क्या है? तो ये होता है आपके विठोबा को समर्पित भक्ति कविता। क्या है ये? एक विठोबा को समर्पित भक्ति कविता। ठीक है, डिवोशनल पोएट्री डेडिकेट टू विठोबा। नेक्स्ट है, जितने भी संप्रदाय है जो फेमस है वो उनके संत और उनकी प्रधान पीठ आपके सामने स्क्रीन पर है। इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय, जो कि आपके वल्लभाचार्य ने दिया, और ये आपके इसकी प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। निम्बकाचार्य संप्रदाय परशुराम देव ने, और सलेमाबाद, सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, सलेमाबाद अजमेर में। गोंडिया संप्रदाय, ये चैतन्य महाप्रभु ने, और इसकी प्रधान पीठ जयपुर में है। रामानंदी संप्रदाय कृष्णदास पय्याहारी,
और ये गलता जी मंकी वैली जयपुर में है, ठीक है। रसिक संप्रदाय ये अग्रदास जी और रेवासा सीकर में है। रामस्नेही संप्रदाय ये आपके रामचरण जी, इसकी 4 पीठ है रामस्नेही संप्रदाय की। एक है रामचरण जी, ठीक है, रामचरण जी के द्वारा जो स्थापित की गई है शाहपुरा में। दूसरी है दरियाव जी जो कि रैण नागौर में। और तीसरी है आपके हरिदास जी द्वारा सिंगथल बीकानेर में। और चौथी है आपके जोधपुर में खेड़ापा में रामदास जी ने, ठीक है। तो रामचरण जी ने शाहपुरा में, दरियाव जी ने रैण नागौर में, हरिदास जी से जो संबंधित है वो सिंगथल बीकानेर में, और रामदास जी के दो से संबंधित है वो है खेड़ापा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फ्यूरियस फिफ्टीज, ठीक है। फ्यूरियस फिफ्टीज पौने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपके पश्चिमी पौने हैं। क्या है? पश्चिमी पौने, वेस्टर्न विंड्स, ठीक है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आप जान लो, जैसे कि ये 3 प्रकार की होती है। रोरिंग फिफ्टीज, ठीक है, रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज और स्क्रीमिंग सिक्सटीज। जो 40 से 50 के बीच में होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? 40 से जो 50 के बीच में होती है उनको 40 रोरिंग 40, और 50 से जो 60 के बीच में होती है उनको क्या बोलते हैं? 50। और 60 से जो 70 के बीच में होती है वो उनको बोलते हैं 60। और ये बात करते हैं इनकी लैटिट्यूड की, ठीक है। जैसे कि आपके भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है, ठीक है। कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश में होती है, और दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे होती है आपके मकर रेखा, ठीक है। तो जो 23.5 के बाद में इधर आएगा 40, 50, 60। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे? 40s और 50s, ये जो रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60। तो ये ज्यादातर अंटार्कटिका में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल राज्य रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व राज्य से संबंधित मेल नहीं खाता? ये आपके इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये पहला ही हो जाएगा आपके। कौन सा नहीं खाता? अगस्त्य मलाई कर्नाटक, ठीक है, ये नहीं खाता, क्योंकि मानस असम में है, नोकरेक मेघालय में है, ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। तो अब आइए हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो भी इंडिया के हैं। जैसे नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दियांग आपके अरुणाचल प्रदेश में है, मानस और डिब्रू साइखोवा असम में है, नोकरेक मेघालय में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, ग्रेट निकोबोर आपके निकोबोर में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, और अगस्त्य मलाई कहाँ है? आपके केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है, ठीक है, ये दोनों याद कर लेना। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। पन्ना पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, और ये आपके अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थे उनकी लिस्ट आपको बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में, तो कौन कहाँ पे है? जैसे रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में, सरिस्का आपके अलवर में, मुकंदरा हिल्स आपके कोटा बूंदी में, रामगढ़ बूंदी में, ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व करौली में, ठीक है, धौलपुर करौली में, रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में, केवला देव भरतपुर में है आपके, और मुकुंदरा हिल्स आपके कोटा में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंचुरियों की। राजस्थान में सेंचुरी जैसे कि बहुत है, जैसे धौलपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का आप जानते हो अलवर में है। तो मेन इंपॉर्टेंट की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। वन विहार आपके धौलपुर में है, जय संबंध आपके उदयपुर में है, फिर तालचा फरचूरू में है, सीता माता प्रतापगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जवाहर सागर आपके कोटा बूंदी में है, रामगढ़ वाली बूंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट शेरगढ़ सेंचुरी 12 में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, टोडगढ़ आपके राजसमंद में है, ठीक है। सवाई मानसिंह सेंचुरी ये सवाई माधोपुर में, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंद बरेटा भरतपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, और धौलपुर की लास्ट दोनों याद कर लेना, केसर बाग और राम सागर दोनों धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वंदे भारत मिशन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये? इससे है, पहला ऑप्शन सही है। कोविड के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागर विमान मंत्रालय राष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चलाया था, ठीक है। कब चलाया था? 2020 में। रीचिंग आउट टू इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करंट के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपके करंट के इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सभी को आप पढ़ सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह, उस टाइम पे जब एग्जाम हुई थी उस टाइम ये क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक के लिए आया था, और उसका मेरा ही तो हुआ आंसर था।
टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करें तो पहले 1896 में आपके ग्रीस में हुए थे। इनके ये कलर याद कर लेना है, ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड और ग्रीन, ठीक है। 2024 में आपके फ्रांस के पेरिस शहर में हुए थे और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होंगे, ठीक है। और 2032 में आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। हर 4 साल में आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा कपल डांस है, युगल नृत्य कौन सा है, बताइए कौन सा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो ये है आपके संकरिया नृत्य। तो अगर नृत्यों के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है, लेकिन राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्यों की बात करें तो ये आपके भील जनजाति, ग्रासिया, सहरिया और कालबेलिया, इनके द्वारा किए जाने वालों की लिस्ट है, इनको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौरी, हातिमना, नेजा, रमणी, युद्ध, ठीक है, गेर, द्विचक्री, हिचकी, ये सब भील जनजाति द्वारा वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, ठीक है, गोर, गरबा, रायन, ये सब ग्रासिया जनजाति करती है। शिकारी, झेला, बिछुआ, लहंगी, सांग, जनपरी, ये सब आपके सहरिया जनजाति करती है। और ये कालबेलिया नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संकरिया, कालबेलिया और चक्री, ये सब कालबेलिया जनजाति करती है, ठीक है। कंजर जनजाति के आपके चक्री, धाकड़ और मछली, 3 नृत्य है कंजर जनजाति के, वो भी कंजर समुदाय के द्वारा जो चक्री, धाकड़ और मछली, ये 3 नृत्य किए जाते हैं। और मावलिया नृत्य यह आपके कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और गुर्जर जाति द्वारा चरी और झूमर, और मेव मेव जाति द्वारा कौन सा किया जाता है, रतवई और रणबाजा, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से संबंधित है, मतलब कौन सा शासक है जिसके शासन काल में पेंटिंग स्टाइल गोल्डन एरा था उसका, ठीक है। तो ये आपको मेल नहीं खाता ये बताना है, ठीक है, मतलब बाकी मेल खा रहे हैं और एक मेल नहीं खा रहा, तो वो बताइए। तो आपके कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपके बताइए। तो ये आपके हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करता क्योंकि राज सिंह प्रथम के टाइम नाथ द्वारा, ठीक है, बीकानेर में अनूप सिंह, ठीक है, सावंत सिंह किशनगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें हम पेंटिंग स्टाइल की, तो पेंटिंग स्टाइल उस टाइम पे मारवाड़ स्कूल थी, ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल थी, आपके मेवाड़ स्कूल थी और हाडोती, ये 4 स्कूल थी। इनकी अलग अलग स्टाइल से अलग अलग तरीके से चित्रकला शैली फेमस हुई थी, ठीक है। जैसे ये मांडना है, ठीक है, जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। ये कठपुतली है, ये आपके मेवाड़ का है, ठीक है। नेक्स्ट या आपके आमेर स्टाइल का चित्र है, ये नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ हैं। बनी ठनी किशनगढ़ की, डोला मारू स्टाइल मारवाड़ का, आडोती स्टाइल शिकार दृश्य। नेक्स्ट, यदि हम लूनी नदी के उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियां हमें किस क्रम में मिलेगी। तो उद्गम से और आपको अंत तक जाना है, ठीक है। तो आपकी सहायक नदियों का क्रम बताना है आपको। तो आप पहले आप आगे देख लीजिए, ये है राजस्थान की नदियों में लूनी नदी। तो इधर से आएंगे तो ये जोजड़ी, आपके पहले लीलड़ी, जोजड़ी, घुइया, बांडी, खारी, लूनी, सुकड़ी, मीठड़ी, ठीक है, जवाई, खारी, सागी। इधर की तरफ से आपके सिर्फ लेफ्ट साइड से एक ही आती है, राइट साइड से सिर्फ एक ही आती है जोजड़ी, बाकी सब लेफ्ट साइड की है, ठीक है। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके सबसे पहले घुइया आएगी, ठीक है, कौन सी आएगी, सबके पहले घुइया आएगी, फिर आपके कौन सी आ जाएगी, बांडी आ जाएगी, फिर आपके सुकड़ी आ जाएगी, फिर जवाई। तो आपके सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, तो ये है आपके पलास। किसको कहा जाता है, पलास को। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लास का हिंदी नाम क्या है, प्लास या टेसू भी कहते हैं इसको, और ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं इसको, ठीक है। इसके लाल नारंगी फूल आते हैं और जो आग की लपटों के समान दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट बात करें, दजिया और चिमाता राजस्थान की कौन सी जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता आपके एक तरह की एग्रीकल्चर है। क्या है? एक तरह की एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने की टेक्निक है। ठीक है, तो किसके द्वारा की जाती है? ये भील जनजाति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। भील जनजाति करती है। दजिया तो जो एक तरह की झूमिंग कृषि होती है, और आपकी चिमाता जैसे जो धरती पहले से बंजर पड़ी हो उसको आग लगाकर उसको साफ करके फिर की जाती है, वो जी माता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल राज्य और स्थान सही मेल नहीं खाता? तो बताइए कौन सा मेल नहीं खाता? ये आपके भाकर पूर्वी सिरोही में मिलते हैं, सही है। गिरवा उदयपुर में मिलते हैं, सही है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक होता है, ये भी सही है। तो ये आपके गलत हो जाएगा, रामगढ़ पहाड़ी और राजसमंद, क्योंकि रामगढ़ पहाड़ी आपके कहाँ पे है? 12 में। कहाँ है? 12 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक बार जान लो सरसरी निगाहों से, जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंध्यन का गार भूमि, ये चंबल बेसिन में पूर्वी मैदानी प्रदेश आते हैं आपके, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, जब तक आते हैं। ठीक है, उत्तर अरावली पर्वतीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश ये रहा। रेतीला शुष्क मरुस्थल, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, आडोती का फठार ये रहा। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश ये लूनी बेसिन में, नागौर उच्च भूमि यहाँ होती है। शेखावाटी प्रदेश आप जानते हो। ठीक है, माही का बेसिन ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार ये रामगढ़ क्रेटर जो आपकी रामगढ़ पहाड़ी है, ये 12 डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जैसे अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला की सभी चोटियों का क्रम से ये उनकी ऊंचाई मीटर में, और कौन से जिले में है वो है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई आपके 1722 मीटर है। ठीक है, शेर फिर आती है, शेर 1597, देलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, माउंट आबू 1225, आपके कुंभलगढ़ 1224, 1055 रघुनाथगढ़। तो ये सारी है, इनके आपको स्थान किस जिले में, ऊंचाई और ये क्रम से पूरी याद होनी चाहिए, ज्यादातर एग्जाम में इनके मिलान हेतु क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अगर अरावली पर्वतमाला का तोड़ निकालें तो इसको तीन भागों में तोड़ते हैं, उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला, ठीक है, मध्य अरावली पर्वतमाला और दक्षिण अरावली। तो उत्तरी आपके मालखेत और खेतड़ी पहाड़ी समूह में आते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है आपके रघुनाथगढ़ सीकर में है। इसमें तोरावाटी प्रदेश भी आता है। ठीक है, और आपके मध्य अरावली में मारवाड़ हिल्स आती है, जिसमें गोरमजी अजमेर में है, वो सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, और आपके पहाड़ दक्षिण अरावली पर्वतमाला में आपके मेवाड़ की पहाड़ियां और भोराट के पठार आता है। ठीक है, दक्षिण अरावली पर्वतमाला की चोटियों में आपके सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होती है, जो कि सिरोही में है 1722, और मंदिर को जोड़ के करते तो 1727 मीटर ऊंची। ठीक है, तो ये आप चोटियां हैं, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 14वां क्वेश्चन, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हुमायूं, मुगल सल्तनत में बाबर हुमायूं, जहांगीर शाहजहां, ठीक है, ये सब आए थे। तो उनमें हुमायूं सेकंड नंबर पे आया था। उसके शासनकाल में दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये आए थे आपके सैयद अली और अबू समद। कौन आए थे? सैयद अली और अबू समद। बात करते हैं मुगल सल्तनत की, तो बाबर 1526 से 1530 तक बाबर आया था, 1530 तक से 40, और 1555 से 56 ये 2 बार शासन किया था, क्योंकि बीच में हुमायूं आपके शेरशाह सूरी ने शासन किया था बीच में। ठीक है, अकबर द ग्रेट, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तीनों 6 आए थे क्रम से पहले शुरुआत में। ठीक है, जहांगीर का आपके 1605 से 1627, शाहजहां आपके 1628 से 1658 तक, और औरंगजेब ने शासन किया था आपके 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट, अगर इनके बाद में जो आए थे उनकी बात करें, तो जस्ट बाद में ये आपके साथ बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह सेकंड, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना, 1837 से 1857 तक। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके हुमायूं से संबंधित हुमायूं का मकबरा है, कहाँ पे है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। और ये आपके गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, नेक्स्ट पेपर आपके सामने जल्दी आ जाएगा। एग्जाम होने से पहले 5 पेपर है टोटल, 4 तो वो और एक
4 तो प्री के हैं और एक मेंस एग्जाम के हैं। पांचों का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सही युग में है? तो इनमें आपका कौन सा सही है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, यही सही है, बाकी बाकी गलत है। ठीक है, कैसे गलत है जान लीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, ये आपके फर्स्ट पेज है, जो ऑफिशियल बुक है उसका फर्स्ट पेज है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने 1920 से 1934 ये द इंडियन स्ट्रगल बुक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो चारों बुकों के आपके फर्स्ट पेज आपके सामने स्क्रीन पर है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ब्रीड और एनिमल, तो पशु और उनकी नस्ल, तो कौन सी युग्म सही नहीं है? आपको क्या बताना है इसमें, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये आपके बकरी की नस्ल कोई खेरी नहीं होती, सोनाड़ी भेड़ होती है, सांचौरी गाय होती है, महसाणा भैंस होती है। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? खेरी बकरी। ठीक है, बर्बरी होती है लेकिन खेरी नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपको बकरियों की नस्ल जाननी है तो मारवाड़ी नस्ल ऐसी होती है, जमुनापरी ऐसी होती है। ठीक है, जखराना, अलवर, सिरोही और आपके ये सामने शेखावाटी, सोजतपाली और ये बर्बरी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप भैंसों की नस्ल जाने तो मुर्रा, महसाणा, नागपुरी और ये आपके भदावरी और ये है आपके जाफराबादी। पांचों नस्ल है भैंसों की। ये अपने सींग और जो अपने शरीर की बनावट के अकॉर्डिंग इनकी नस्ल है। ठीक है, दूध देने के अकॉर्डिंग भी है, जिसके किसी के फैट ज्यादा होती है, किसी का दूध ज्यादा होता है। ठीक है, किसी का दूध कम होता है लेकिन फैट ज्यादा होती है। ऐसे ही आपके भेड़ों की है नाली, ये ऊन के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, मगरा, मारवाड़ी, मालपुरी, ये आपके पुंगल, चोकला। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सी है। नेक्स्ट आपके ऐसे ही है गायों की, ये कृष्णा वैली, नागौरी बैल। ठीक है, हरियाणा, रेड सिंधी, गिर गाय। ठीक है, साहिवाल, राठी, कांकरेज या आपके खिलारी, हलीकर। ठीक है, तो ये सारी गायों की नस्ल है, ये भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करके उत्तर दीजिए। तो ये आपके संत हैं। ठीक है, और ये आपके संप्रदाय हैं। क्या है? संत और संप्रदाय। तो इनको मिलान करना है कि किस संत ने क्या कौन सा संप्रदाय से और किस ये सिद्धांत दिया है इन्होंने। तो बात करते हैं पहले हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की। ठीक है, फिलोसफी ये दो तरीके से है, नास्तिक और आस्तिक। कौन सी? नास्तिक। अब नास्तिक में बुद्धिस्ट और जैन और चवार्क और आजीविकास ये आते हैं। ठीक है, ये आपके चार आते हैं नास्तिक। और आस्तिक में आपके वेदों से या फिर जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो है। वेदों में आपके मीमांसा और वेदांता आती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट में आपके सांख्य, योग, न्याय, वे सांख्य। अब आगे बात करते हैं वेदांता की। तो वेदांता के ये आपके सामने 6 है। तो आपके अद्वैत का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था, विशिष्ट द्वैता का आपके रामानुजाचार्य ने, और द्वैत का सिद्धांत आपके माधवाचार्य ने, और द्वैताद्वैत का निम्बाकारचार्य ने, और शुद्ध द्वैत का आपका निम्बाकारचार्य ने, और अचिंत्य। ठीक है, इसका किसने दिया था? चैतन्य ने। तो हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्या था? रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य से संबंधित कौन सा है बताइए? कौन सा है? विशिष्ट द्वैताद्वैत। ठीक है, कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। और माधवाचार्य से संबंधित कौन सा है? द्वैत। और निम्बकाचार्य से कौन सा है? द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य से कौन सा है? शुद्ध द्वैत। ये तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कौन थे वो जिसने ख्याल शैली का विकास में योगदान दिया था? ये आपका है हुसैन शाह सरकी। कौन है? हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ये आपके थे उस्ताद ईसा। कौन थे? उस्ताद ईसा। ताजमहल ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए। इसको किधर से भी देखेंगे तो आपको सेम दिखाई देगा। आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहीं से भी देख लीजिए, सेम दिखाई देता है। ठीक है,
ताजमहल आपके आगरा में है, किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। मॉडर्न एरा है। ठीक है। द एस शेप्ड ऑर्गेनिक रिड्ज है, एस आकार का महासागरीय कटक। तो एस आकार का कौन सा है बताइए, पहले बात कर लेते हैं हम। ये यहाँ पे है, एस आकार का यहाँ होता है। ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशियन, तो ये हो जाएगा आप पे मध्य अटलांटिक ओशियन। ठीक है। इसमें आपके एस आकार का गर्त है। जैसे ही ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से अलग हुआ तो वहां पे एक गर्त बन गया। ये आपके ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। यहाँ देख लीजिए ये बना हुआ है। ठीक है। ये ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। यह आपके एनिमल फेयर है। ठीक है। और ये आपके उनके स्थान है। तो आपके वीर तेजाजी का मेला कहाँ लगता है बताइए, ये लगता है आपके परबतसर में। ठीक है। शिवरात्रि मेला आपके भरतपुर में, चंद्रभागा झालरा पाटन में, आपके मल्लीनाथ बाड़मेर में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे जो है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसके पहले आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी मेले उनके स्थान कौन से गोवंश के लिए होते हैं और कब होते हैं। तो जैसे बात करें, बलदेव पशु मेला आपके मेड़ता नागौर में नागौरी बैलों के लिए, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में थारपारकर कांकरेज के लिए, गोमती सागर पशु मेला आपके जलारा पाटन में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, और तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में, जसवंत पशु मेला भरतपुर में, कार्तिक पशु मेला पुष्कर नागौर में, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में, रामदेव पशुमालम आपके मानासर नागौर में, और शिवरात्रि करौली भरतपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, मरमरा सागर जोड़ता है, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किस किस को जोड़ता है बताइए, किस किस को जोड़ता है। तो ये आपके काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है ये देखिए, ये आपके है एजियन सागर। ठीक है। ये आपके मरमरा सागर और ये है काला सागर। तो इसको कैसे जोड़ रहा है ये देख लिए, यहाँ पे एजियन सागर ये रहा, ये आपके काला सागर है। ठीक है। और यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा, ये आपके इस्तांबुल और टर्की के पास में है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई तो कब हुई थी पर्यटन विभाग की स्थापना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कब हुई थी। ये हुई थी आपके 1956 में। पर्यटन विभाग का ये लोगो, पधारो हमारा देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, श्रीमती दिया कुमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो उनके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट भी है। ठीक है। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू में देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फैजल अली की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, फैजल अली के। तो राजस्थान का एकीकरण देखते हैं सरसरी निगाहों से। प्रथम चरण हुआ था आपके 18 मार्च 1948 में। पहले चरण में आपके मत्स्य संघ, ठीक है, कौन सा, मत्स्य संघ, जिसमें नीमराना ठिकाना है और ABCD है, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। ठीक है। उद्घाटनकर्ता आपके NV गोडगिल है, शोभाराम कुमावत आपके प्रधानमंत्री थे, और राज प्रमुख उदयभान सिंह थे धौलपुर के शासक, और KM मुंशी ने इनका नामांकन किया था। 18 मार्च 1948 को याद रखना। फिर 25 मार्च 1948 को आपके पूर्वी राजस्थान संघ हुआ था। ठीक है। द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को हुआ टोंक, टोंक में जो ठिकाना था लावा। ठीक है। लावा, टोंक का लावा ठिकाना, और कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा का। तो ये बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहगढ़, ये सब है, ये आपके पूर्व राजस्थान संघ में आए थे। इसका भी उद्घाटन आपके NV गोडगिल ने किया था, और गोकुललाल असावा जो कि शाहपुरा के थे वो प्रधानमंत्री रहे, और कोटा के भीम सिंह आपके राज प्रमुख रहे। और नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण आपके 18 अप्रैल 1948 को हुआ। ठीक है। उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया। ठीक है। राजधानी उदयपुर रखी गई। उद्घाटन करता आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रधानमंत्री आपके माणिक्य लाल वर्मा रहे इसके, और राज प्रमुख आपके कौन रहे थे, भूपाल सिंह। ठीक है। और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के रहे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में आपके 30 मार्च 1949 को हुआ। कब हुआ, 30 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को, जो संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को बना था, उसमें
जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतों को शामिल किया और उसकी राजधानी जयपुर रखने का प्लान बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करे। हीरालाल शास्त्री जयपुर के थे, उनको प्रधानमंत्री। भूपाल सिंह उदयपुर के महाराज प्रमुख रहे और राज प्रमुख आपके जयपुर के मान सिंह सेकंड रहे और उपराज प्रमुख आपके भीम सिंह कोटा के रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें चरण में। पांचवें चरण में आपके संयुक्त वृहत राजस्थान बना। क्या बना? संयुक्त वृहत राजस्थान। और 15 मई 1949 को हुआ। वृहत राजस्थान जो बना था उसमें मत्स्य संघ को शामिल किया गया, ABCD और नीम राणा ठिकाना अलवर का। ठीक है, उसको इसमें शामिल किया गया पंचम चरण में। ठीक है, तो इसका प्रथम मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री रहा और मान सिंह द्वितीय जयपुर के, ठीक है, राज प्रमुख रहे। छठे चरण में आपके संयुक्त वृहद राजस्थान एवं सिरोही राजस्थान में शामिल और आपके जयपुर इसकी राजधानी रही। हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ छठा चरण, जिसका नाम दिया गया था आपके राजस्थान संघ। नेक्स्ट बात करते हैं सप्तम चरण। सातवें चरण में 1 नवंबर 1956 में जो आज का राजस्थान है उसको कहते हैं आधुनिक राजस्थान। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा अबू देलवाड़ा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा गांव राजस्थान में शामिल और सिरोज उपखंड मध्य प्रदेश को दिया गया। जयपुर में राजधानी रखने गई। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। क्या बात है, 1 नवंबर 1956। ये आपके पूरे 7 चरण है। राजस्थान के एकीकरण आपके ससरी निगाहों के लिए, ठीक है, आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। विच डायलेक्ट डिड गियर्सन आल्सो कॉल ए डायलेक्ट ऑफ भील ट्राइब? गियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? तो ये आपके वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, उसको दी थी भीलों की बोली। भाषा ये कैसे थी? भारोपीय भाषा थी, मतलब भारत और यूरोप की। ठीक है, आगे फिर आर्य भाषा, उससे फिर वैदिक संस्कृत, ऐसे निर्माण हुआ। ये वैदिक संस्कृत पाली और संस्कृत। पाली में सौरसेनी और आपके मागधी और महाराष्ट्री। ठीक है, सौरसेनी में अगर आप आगे जाएंगे तो गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी या नागरी अपभ्रंश। गुर्जरी से आपके राजस्थानी भाषा और गुजराती। ठीक है, राजस्थानी में आपके डिंगल और पिंगल। डिंगल किस में होती है? आपके चारणों द्वारा प्रयुक्त होती है। मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी गीत रूप में होती है। गुजरी अपभ्रंश से निर्मित पश्चिमी राजस्थान का साहित्य रूप डिंगल भाषा में मिलता है। जैसे कि ग्रंथ है आपके ढोला मारूरा धुआ, अचलदास खिंचीरी वचनिका, जेत सिरो छंद, नाग दमन, ये सब डिंगल भाषा के साहित्य हैं। ऐसे ही आपके भाटों के द्वारा प्रयुक्त की जाती थी वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा छंद में पदों के रूप में मिलती है। सौरसेनी अपभ्रंश से निर्मित है और इनके पिंगल भाषा के पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, अमीर रासो, वंश भास्कर, ये सब आपके पिंगल भाषा के साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले आप राजस्थान की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र जान लीजिए। मारवाड़ी किधर है, ढोंडाड़ी किधर है, मेवाती किधर है, डांगी किधर है, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, हाडोती, मालवी, ठीक है, और वागड़ी। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र आपके प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कहाँ किया गया था? यह है आपके भालोजी, जयपुर में। अगर सौर पार्क योजनाओं की बात करें तो 5 सौर पार्कों का विकास चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके फलोदी पोखरण में है, एक 750 मेगावाट का, जो मेसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है फतेहगढ़ चरण वाला। ठीक है, फतेहगढ़ वाला 1500 मेगावाट का। फिर है नोखा में है, आपके पुंगल में है, फिर है बोडाना में है। 5 तो ये हो गए। और एक बात करते हैं भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट का है। ठीक है, 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। चतुर्थ जो फेज चल रहा है 500 मेगावाट का, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी उसको डेवलप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी। तो ये है आपके माउंट एल्बर्ट, आपके क्या है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी। माउंट जो मेजर माउंट है वर्ल्ड में, उनको आप देख लीजिए कौन कौन सी है। आल्पस ये रही, ठीक है, इसकी माउंट ब्लैंक। एटलस की है आपके माउंट टोबुकल। ठीक है,
रॉकीज की माउंट एल्बर्ट, एंडीज ये साउथ अमेरिका में माउंट एकांगुआ, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, माउंट एल्बर्ट उनकी सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण अमेरिका में आपके एंडीज है, उसकी सर्वोच्च चोटी आपके माउंट एकांगुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, हिमालय अपने, ठीक है, एशिया में माउंट एवरेस्ट, अल्टाई ये रहा आपके यूराल पर्वत, ये आपके माउंट नारोडनिया, ठीक है, आल्पस की माउंट ब्लैंक होगी, एटलस की टोबुकल है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम की दृष्टि से। अनातोलिया का पठार अवस्थित है, कहाँ है बताइए? तो ये आपके तुर्की में है। कहाँ पे है? टर्की में। सभी पठारों को आप देख सकते हैं कौन कहाँ पे है। पीडमांट का पठार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईरान का पठार, एशिया माइनर, ठीक है, ये सब आप इनको जो इंपॉर्टेंट पठार है वो सब की लिस्ट है, इनको आप देख सकते हैं। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम। इस क्वेश्चन को आपके डिलीट कर दिया था, ठीक है, बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, तो आप इनमें बताइए कि 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम इनमें से कौन सा सही होगा। नेक्स्ट, ये पॉपुलेशन ऐसी थी, सबसे कम पॉपुलेशन जैसलमेर और प्रतापगढ़ में उस टाइम पे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहाँ चलती है? सभी जानते हैं गंगानगर में। कहाँ चलती है? गंगानगर में। ऐसे आपके जो आपके विंड फ्लो होता है और जो आंधियां बनती है वो ऐसे बनती है, इसको आप समझ सकते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ये आपके हो जाएगा थली, आपके बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ठीक है, बरखान शेप और पैराबोलिक होता है। कैसे होते हैं ये आप देख लीजिए। ये ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान ऐसे होता है, स्टार ड्यून ऐसा होता है, ठीक है, पैराबोलिक ऐसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होता है, और शेफ सैंड ड्यून, ये आपके नेटवर्क सैंड ड्यून, ये सर्ब कॉपीज सैंड ड्यून। ठीक है, ये सारे आपके 8 प्रकार के आपके सामने हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये आपके विली विलीज, दक्षिण चीन सागर, ये आपके संबंधित नहीं है। तो आपको बताते हैं चक्रवात कहाँ होते हैं। ठीक है, जिसे इक्वेटर लाइन है, ठीक है, भूमध्य रेखा ये है, ये आपके कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया है ये, ठीक है, इनमें ये ट्रॉपिकल एरिया, इनमें आपके क्या बनेगा? चक्रवात। कैसे बनता है? पहले नीचे से गर्म हवा ऊपर जाती है और ऊपर बन के वार्म एयर कूल्स के लिए बनता है, फिर एक आई जैसा बन जाता है और फिर आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो काउंटर क्लॉकवाइज होने के कारण फिर वहां पे एक लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर। ठीक है, तो इसी हिसाब से फिर ये बहुत तेज रूप धारण कर लेता है और बादल बनते हैं। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या कितनी थी? तो ये आपके थी 68.66 लाख। कितनी है? 68.66 लाख। कैसे है कि 2011 के 10-11 के अकॉर्डिंग दे रहे तो पुरुषों की 6329, ठीक है, 2015-16 के अकॉर्डिंग 6866, टोटल थी 6888, और 15-16 में 7655। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट, प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान, ये इतनी सारियों में राजस्थान का प्रथम स्थान है, और मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है, और जवार चना कुल दलहन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। सरसों बाजरा तिलहन पोषक अनाज ग्वार में फर्स्ट स्थान पे, मूंगफली गुजरात में सबसे ज्यादा होती है, और जवार चना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, और दलहन सोयाबीन आपके सोयाबीन महाराष्ट्र में और दलहन मध्य प्रदेश में। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया? तो ये रखा था उद्योग और वाणिज्य विभाग। क्या रखा है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। ये है आपके इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। मिशन निर्यातक बनो चला रखा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चला रखी है। अभी आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ है, और के विश्नोई आपके राज्य मंत्री इस डिपार्टमेंट के। आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स की सभी की लिस्ट है, जैसे आपके धौलपुर में मिल्क, ठीक है, सीकर में हैंडीक्राफ्ट, सिरोही में आपके मार्बल,
प्रतापगढ़ में एग्रीकल्चर, कोटा में आपके फूड प्रोसेसिंग, करौली में स्टोन, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट, झुंझुनू में एग्रीकल्चर, झालावाड़ में स्टोन, ठीक है, भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग। ऐसे 1 डिस्ट्रिक्ट इनमें इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में कैसे है। तो यह आप आगे देखिए कि अगर ऑल स्टेट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालय के स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेटों में कितना है, 60/40 का रेशो है। कितना है, 60/40 का। और अगर बात करें कि नॉर्थ ईस्टर्न और प्लस हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो उनमें है 90/10 का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90 देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उनका ये डिवाइड भी कर रखा है कैसे कैसे होगा, तो हमें बात करनी है। तो इसमें 60/40 दे रखा है, तो यही आपके ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में, क्या नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा। ठीक है, तो लिंगानुपात की बात हो रही है और केवल नगरीय क्षेत्रों की हो रही है। थोड़ा सा डाटा आपके सामने है, 2011 की जनगणना ऐसी थी और 2001 की ऐसी थी, तो कितना डिफरेंस हुआ। पॉपुलेशन 21.31% बढ़ी थी और आपके मेल पॉपुलेशन 20%, महिला 21, इसका मतलब महिला ज्यादा बढ़ी थी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और ये आपके ओवरऑल सेक्स रेशो 5% बढ़ा। 2001 में 921 था, 2011 में 928 हो गया, 21 बढ़ा। और आपके चाइल्ड सेक्स रेशो घटा, -21 घट गया। ठीक है, लिटरेसी रेट आपके 7% बढ़ी। तो इसी आधार पर आपके इस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा आपके 24%। ठीक है, नेक्स्ट, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। कहाँ पे था मेरवाड़ा बटालियन का, बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ था। मेरवाड़ा का अजमेर में। ठीक है, यह है आपके नसीराबाद अजमेर में, देवली टोंक में, ब्यावर अजमेर में, एरिनपुरा पाली में, ठीक है, खेरवाड़ा उदयपुर में, नीमच मध्य प्रदेश में। इनमें से आपके ब्यावर ने और आपके खेरवाड़ा ने दोनों ने रिवोल्ट में भाग नहीं लिया था, ध्यान रख लेना। फिर आप बात करेंगे कि सिटी, कौन सी सिटी के कौन पॉलिटिकल एजेंट थे और कौन उस टाइम रूलर था। भरतपुर में आपके मोरिसन था और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे उस टाइम शासक। जयपुर में आपके विलियम एडन और महाराजा राम सिंह द्वितीय उस टाइम शासक था। जोधपुर में मैकमोसन और महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के। और कोटा में आपके मेजर बर्टन और महाराजा राम सिंह कोटा के। ठीक है, महाराव राम सिंह। और उदयपुर में आपके कैप्टन सवर्स, उदयपुर में कौन थे, कैप्टन सवर्स और महाराणा स्वरूप सिंह। नेक्स्ट, कमला और इलायची किस शैली की प्रमुख महिला चित्रकार है, किससे लिखी है, बताइए कमला और इलायची। तो ये है आपके नाथद्वारा शैली की। किस शैली की है, नाथद्वारा शैली की। आपके सामने ये पहले सारी पेंटिंग स्टाइल की स्कूल्स है, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ी, आपके मेवाड़ और आपके हाडोती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए पढ़कर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त किया गया था। तो उस टाइम पे कितना हो गए थे, या आपके 4324 हो गए थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन आपको अप टू डेट डाटा स्वच्छ भारत मिशन का अभी भी याद होना चाहिए आने वाली एग्जाम की दृष्टि से। मिर्जाई, दुताई और डागला किसके प्रकार है, तो ये आपके अंगरखों के प्रकार है। किसके हैं, अंगरखों के प्रकार है। ठीक है, राजपूती पोशाकें मतलब राजस्थानी पोशाकें होती है। ये आपके रीजनिंग भी आई है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। तो ऐसे ये जमेंगे सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड। ठीक है, ABCD से जैसे A से Z तक अगर इनको देखकर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाएंगे तो ये लास्ट वाला वर्ड ये होगा और इसका चौथा वर्ड क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके आई। नेक्स्ट, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं और उनको चुनिए। और कथन का अधिकतर अध्यापक ईमानदार है। ठीक है, मतलब कुछ और भी है उसमें। ठीक है, रेखा ईमानदार है, फिर रेखा एक अध्यापिका है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर रेखा अध्यापिका ही हो, कुछ और भी तो हो सकती है ना। जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। क्या कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, तो हाँ, अधिकतर में से
कुछ ईमानदार नहीं है, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो आपका सी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। आप ईमानदार रहकर भी लाभ उठा सकते हैं, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, और सी के पुत्र डी है, डी और पुत्र ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे या भांजे। तो इसको आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फीमेल को हमेशा गोल डायग्राम से करनी है, और मेल को रेक्टेंगल से, मैरिड कपल को डबल, ठीक है, बराबर के चिन्ह से, सिबलिंग को, ठीक है, ऐसे, और एज जनरेशन का जो डिफरेंस आता है उसको ऐसे शो करना है। इसी तरीके से करेंगे तो आपके सामने ए बी का पुत्र है, तो ये आपका दिख रहा है क्लियर, ए बी का पुत्र है। सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, तो ये हो गया, ठीक है। और सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, तो सी है, सी के डी और ई पुत्र और पुत्री हो गए, ठीक है। इसी प्रकार आपके एफ डी का मामा है, एफ किसका मामा है, डी का मामा, ये हो गया मामा, तो मतलब उसका बहन होगा, भाई होगा। अब इनमें कह रहे हैं कि एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं, तो कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ टी आर का भतीजा है, जबकि आपको ये सारे दे रखे हैं कि भाई कब होगा क्रॉस में, माता कब होगी प्लस में, बहन कब होगी माइनस में, और पिता कब होगा भाग में। तो इनको आपको इनमें सब में अप्लाई कर करके देखना होगा, और जिसमें आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने ऐसे चारों के चार ऑप्शन अलग बनेंगे, ठीक है। तो अब वो पूछ कह रहा है कि टी इज नेफ्यू ऑफ आर, टी इज नेफ्यू ऑफ आर, तो आपके ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टी के बारे में जहां बात हो रही है ना। तो यह आप देख लीजिए टी और आर का डायरेक्ट रिलेशन किस में आ रहा है, तो ये आपके ये यहां दिख रहा है ना, ये रहा टी और आर, ऐसे डायग्राम बनाते वहीं दिख जाएगा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या, इस चित्र में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कितने हैं इसमें त्रिभुज, इसमें 18 त्रिभुज है, आप गिन लीजिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द मिसिंग वैल्यू, तो इसमें आपको मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है। तो आप इसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये बीच वाली लाइन है ना, इसको क्या करना है, साइड वाले सभी को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 7 और 4 11, ठीक है, 11 में फिर ये 3 जोड़ेंगे आप तो कितने हो जाएंगे 14, और 14 में 2 का भाग देंगे तो ये 7 आ जाएगा। ऐसे ही आपके ये 9, 10 2 12, 12 13, और 13 और 2 15 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 5 और 5 और 5 10, 10 में 2 का देंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें करेक्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह आपको संख्याओं के समुच्चय दे रखे हैं, इनके परस्पर प्रथम 2 अंकों को बदलना है, मतलब ये 4 और 2 है ना, इसको 2 4 करना है, 7 और 3 है, इसको 3 7 करना है, 2 7 है 7 2, 8 9 को 9 8, और 1 5 को 5 1। तो अगर बदलेंगे तो ये ऐसे तैयार होगी, ठीक है, लास्ट वाली संख्या। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी के प्रथम अंकों का अंतर, तो सबसे बड़ी 9 है और इसका है सबसे छोटा 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, तो क्या आ जाएगा आपके 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसको पढ़कर जवाब दीजिए जल्दी से। क्यूब की बात हो रही है और उनको कलर किया जा रहा है। एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं उसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक है, क्या कह रहा है, एक फलक में 2 फलकों पर रंगे जाने वाले छोटे घनों की संख्या का, तो एक फलक और 2 फलक है उनका जो डिफरेंस निकालना है। तो आपको ये सूत्र याद होंगे जब किसी घन को कलर किया जाता है फिर उसको टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उसमें टोटल घन कितने बनेंगे, इतने, जिसके 3 तल रंगीन होंगे वो तो 8 फिक्स होते हैं, ठीक है, और 2 तल रंगीन वाले उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 12 इंटू एक्स माइनस 2, और 1 तल रंगीन है उसके लिए 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जिसका कोई तल रंगीन नहीं है एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो आपको 2 वाले में से 1 वाले घटाना है, ठीक है, तो ये पहले वाले फॉर्मूले में से इस वाले को घटाना है और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, ध्यान रख लेना। आप अप्लाई करके देख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आइडियल को कैसे लिखेंगे, अगर डीप को ऐसे लिख रहे हैं, फाइल को ऐसे लिख रहे हैं, तो अब आपने आई, इसमें आई आ रहा है तो आई को देख लीजिए, आई में यहाँ आ रहा है और इस आई को यहाँ 4 कह रहे हैं तो यहाँ 4 लिख लो, ठीक है। फिर डी है, उधर डी है, आइडियल में डी है, डी को यहाँ लिख रहे हैं 3, क्या लिख रहे हैं 3, तो यहाँ 3 लिख लो। फिर आपके आ रहा है ई, तो ई को क्या लिख रहे हैं दूसरे नंबर पे 5, तो यहाँ आप 5 लिख लो, ठीक है। फिर ए आ रहा है, ए को यहाँ क्या लिखा जा रहा है 8, तो यहाँ 8 लिख लो, ठीक है। फिर आ रहा है एल, तो एल को यहाँ लिखा जा रहा है, एल को सेकंड लास्ट 6, तो 43,586 ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, पी क्यू आर एस और एस को एक पंक्ति में बैठाना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठेंगे, क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए। तो आपको ऐसे पूरी कंडीशन बना के, 4 है, 4 लोग है तो 4 कंडीशन बनेगी, ठीक है, 4 कंडीशन बनेगी, उनमें पी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 4 केस बनेगी कि जैसे आर यहाँ हो गया, क्यू यहाँ हो गया, पी एस ऐसे, ठीक है, आर एस क्यू पी, तो पी ये पहला ऑप्शन नहीं बनेगा कि पी फर्स्ट स्थान पर नहीं हो सकता, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है, कि ये नहीं, ये असत्य होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी का मान किसके बराबर होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी की सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी। कि हम जानते हैं कि 2 पद 3 पद अगर समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनके लिए ये फॉर्मूला होता है b बराबर a प्लस सी बाई 2, ठीक है। और अगर एबीसी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपके पहले के लिए तो ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर माध्य के लिए तो एबीसी दे रखे हैं, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के लिए आपके एक्स वाई जेड दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। उसका मान हम ये देखो, ये इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान यहाँ से रख देंगे, ये रखेंगे यहाँ में, इसको फिर आगे हम सोल्व करते जाएंगे, फिर आएगा हमारे पास 2b, क्या आएगा 2b, और 2b का मान यहाँ से ये लिख देंगे, इस 2b का मान रखेंगे हम, तो ये पूरा x की पावर 0 कट जाएगी और ये 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद में अगर x की पावर 0 y की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत ही, तो आपका इसमें आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसके पहले आप सीक्वेंस की बात करें तो समांतर श्रेणी ऐसी होती है, उसका सार्वंत्र ऐसे निकालते हैं, उसका एनवा पद ऐसे निकालते हैं प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, उसके पदों का योग n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में आपके एनवा पद ऐसे होता है a की पावर a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अगर r 1 से बड़ा है तो ये सूत्र लगाएंगे योग करते वक्त, r 1 से छोटा है तो ये नीचे वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और अगर r 1 से छोटा है और अगर अनंत पदों का योग निकालना है तो ये सूत्र लगेगा a अपॉन 1 माइनस r। नेक्स्ट, ये है आपके एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं, कुल जितने भी कर्मचारी उनमें से 3/5 क्या है महिला, तो फिर 2/5 क्या हो जाएंगे पुरुष, ठीक हो गए। यदि महिलाओं का 2/3 भाग, इसका कितना 2/3 भाग आपके, तथा पुरुषों का 1/4 भाग, इनका कितना 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो टोटल कर लो इनका, टोटल करके कुल टोटल कितना आ जाएगा, बस वही अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक है। 15 20 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 7/30, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखो आप, ये रहा, ठीक है, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके 7/30 पार्ट अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किसी निशानेबाज की लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कितनी है 0 पॉइंट। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, 10th क्लास में आता है, 15 नंबर का चैप्टर आता है, उसे कम से कम कितनी बार
गोली चलानी हो चाहिए ताकि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रायिकता ये हो, इससे अधिक नहीं हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए एक बार। इसका सॉल्यूशन आप देखिए, इसको द्विपद बंटन के अकॉर्डिंग करेंगे। द्विपद बंटन है ये है, तो इसके लिए सूत्र लगेगा NCX इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स पी एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या होगा, सफलता की प्रायिकता, पी सफलता की प्रायिकता, एक्स सफलता की संख्या, क्यू बराबर 1 - p, और परीक्षणों की संख्या अगर n होती है तो, और NCX को ऐसे खोलेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस एक्स इंटू फैक्टोरियल एक्स। इसी में अगर हम ये Q का मान रखेंगे, Q का मान ये रहा 1/, अगर 75% की बात हो रही है तो 3/4 आ जाएगा P का मान, Q का मान 1/3, एक में से घटा के करेंगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं का मान यहाँ रखते जाएंगे, रखने पर आपको ये मैक्सिमम 4 की पावर n का मान 100 आ जाएगा, तो n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन, क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, आप जानते ही हैं प्रोबेबिलिटी की कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यदि प्रायिकता किसी की 0 हो तो वो घटना असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकती, और प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो घटना होना फिक्स है, सर्टेन। ठीक है, और यदि प्रायिकता 0 से 1 के बीच है तो उसकी संभावना है कि घटित हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 54, दो वर्त दे रखे हैं आपको, और दोनों वर्त विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लो कि ये वर्त है, एक वर्त ये है और एक वर्त ये है, ये जिन बिंदुओं पे करते हैं प्रतिच्छेद, तो इनके लिए आर का मान क्या होगा, आर का मान निकालना है इनके लिए, दोनों के लिए। तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि ये 3D में, 3D जो 3 डायमेंशनल होती है उसमें है ये, उसका क्वेश्चन है सर्कल जिसका एच कोमा के है और उसकी रेडियस ए है, तो ऐसे सर्कल का सूत्र होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों सर्कलों को उसी अकॉर्डिंग तुलना करेंगे, तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक का केंद्र तो 1,3 और एक का केंद्र 4,-1 मिलेगा। अब दोनों से मिलेंगे, दो केंद्र मिलके दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, दूरी कितनी आ रही है 5 आ रही है। अब इनकी डिस्टेंस की दूरी, इनकी दोनों की त्रिज्या है ना, त्रिज्या को माइनस करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, माइनस करके देखेंगे, तो माइनस और दोनों की त्रिज्याओं को जोड़कर और घटाकर से कितना अंतर आएगा, तो वही अंतर आपके क्या आ जाएगा 2 इंटू आर की पावर 8। ठीक है, तो ये आपके पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपके 3D के आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फिर इसमें -x,y, इसमें -x,-y, फोर्थ में आपके x,-y। ये रेखा का समीकरण 3D में ऐसे होता है। ठीक है, दूरी सूत्र आप जानते हो, d बराबर x2-x1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच में, प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। वर्त का सामान्य समीकरण ये होता है अगर उसका -g,-f उसका केंद्र है तो, और उसकी त्रिज्या g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट। ठीक है, वर्त का आपके सूत्र ये होता है, ठीक है, वर्त का समीकरण ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दीर्घवर्त का ये हो गया आपके, ये आपके परवलय का हो गया, और ये आपके अति परवलय का हो गया। 3D में बनने वाली आकृतियों के सभी के ये समीकरण है। नेक्स्ट, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं 3D में, 1/2 x1 इंटू y2-y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इनका भी मोड होना चाहिए जो भी माइनस में नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक 3 केंद्र है तो तीनों को जोड़कर x के 3 का भाग देना है, और y के भी तीनों को जोड़कर 3 का ही भाग देना है, 2 का नहीं देना है, ध्यान रखना 3 का देना है। एक बिंदु का बिंदुपति ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अंक गणित का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो विषम संख्या है 19 तक, 1 से 19 तक विषम संख्या है, उनके वर्गों का योग निकालना है, वर्गों का योग निकालना है, क्या निकालना है वर्गों का योग। तो इसके लिए आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है, इसमें रखोगे तो ये आपके 19 इंटू 20 इंटू 21/6 से करोगे तो हो जाएगा, सीधा ही आपके आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर 1330, क्या आएगा 1330। नेक्स्ट,
ये आपके सभी समेशन के फॉर्मूले हैं, क्यूब के हैं, स्क्वायर के हैं, सभी के ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में बहुत टाइम कम होता है और उसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हुए हैं, सोल्व करने होते हैं, तो उनको आपको ये पूरे याद होने चाहिए। आपको एक सदिश दे रखा है, दूसरा सदिश ये दे रखा है। ठीक है, और डब्लू एक इकाई सदिश है। डब्लू क्या है? इकाई सदिश। तो इनका स्केलर ट्रिक गुणनफल करना है आपको। ठीक है, का अधिकतम मान क्या है, तो इसको ऐसे करते हैं। पहले तो अदिश त्रिक गुणनफल करेंगे आप, तो इसको डिटरमाइनर से ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, तो ये आपके पहला सदिश दूसरा सदिश इन दोनों का किया, तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट में ये आ गया। ठीक है, क्रॉस करने के बाद में आपको अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल का ये सूत्र होता है। ठीक है, एक ए डॉट बी का मोड दोनों का और कोस थीटा, मैं आगे बताऊंगा आपको। इनको करोगे तो कोस थीटा का मान 0 होगा, तो आपके मैक्सिमम होगा, क्योंकि 1 होगा कोस थीटा का मान। तो ये आपके, फिर इसमें क्या हो जाएगा, मोड करेंगे तो तीनों का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, प्लस में, तो ये अंडर रूट 59 हो जाएगा। कैसे हुआ? ये है आपके सदिशों का, ये सदिश गुणनफल है, ये आपके अदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी में होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, और आपके अदिश गुणनफल डॉट में होता है, और ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सदिश क्या होते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दी होती है, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। ऐसे अदिश क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दी होती, जैसे दूरी, चाल, समय, कार्य और आदि। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और जल्दी इसका आप डिटेल में आंसर बताइए क्या होगा। अंडर रूट 1 - sin थीटा, ये आपके टोटल है, अंडर रूट पूरे पे है 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। ठीक है, अब जो नीचे वाला है इसके रेसिप्रोकल का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है, ये वाला आएगा, तो फिर ये नीचे वाले को डिवाइड वापस कर देंगे दोनों को अलग अलग, तो 1 - sin थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटा के फिर डिवाइड करेंगे, तो आपका डिटेल सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो कंप्लीटली आपके सेक थीटा माइनस टेन थीटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। साइन थीटा का मान, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में चारों कोण है, चारों के मान याद होने चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। इनके भी क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोट थीटा आपके ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती है, जिसमें कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक 1/कोसेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, ये आपको लाल बटा कक्का भी आना चाहिए। ठीक है, लाल बटा कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। तो ये आपका कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। अब आप लंब बटा कर्ण करेंगे, तो ये पहला साइन थीटा होता है, लंब बटा कर्ण, फिर साइन कोस, फिर टेन, फिर वापस इधर से लेंगे तो कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, नेक्स्ट, ये ट्रिपल एंगल वाले आपके आइडेंटिटीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपके सम वाली आइडेंटिटीज है, इनके फॉर्मूले हैं, इनको याद होना चाहिए। ये आपके डबल एंगल वाली आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, ये आपके अंकगणित का क्वेश्चन है, आपको इकाई का अंक बताना है। तो ये आपके यहाँ पे तो इकाई 7 है, इसकी पावर 245, और यहाँ 1 है, इसकी इसकी तो कितने भी कर लो, एक तो एक ही आता है। और 7 की बात करें तो 7 की साइकिलिक होती है 4, मतलब कि 7 की पावर एक, एक करेंगे तो 7, 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 9, 7 की पावर 3 करेंगे तो अलग ही आएगा। ऐसे आपकी साइक्लिसिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे 7 की साइक्लिसिटी ये है, 4 होती है। जैसे 7 की एक करेंगे तो 7, 2 करेंगे तो 9, और फिर 7 की पावर 3 करेंगे तो 3 आएगा इकाई अंक, और 7 की पावर 4 करेंगे तो 1। तो साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, जो आपकी इसकी पावर है उसमें 245 में साइक्लिसिटी का भाग देगा,
कितना अंतर आए, कितना बचेगा, बचेगा कितना, 1 शेषफल, उसी से करेंगे फिर। तो फिर 7 की पावर 1 कर लेंगे, गुणा ये 1 की पावर कितना है, 72, इसको रहने दो, इसका तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कितने भी करो, और 7 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये आपका सॉल्यूशन है, फुल डिटेल से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कार्य का, ठीक है, एक्स एक कार्य को 14 दिन में करता है और वाई उसी कार्य को 21 दिन में करता है, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरे होने से पहले ही ये एक्स 3 दिन कार्य कार्य होने से पहले छोड़ देता है, तो कार्य पूर्ण होने में लगने वाले कुल दिनों की संख्या क्या होगी। आप इनकी दोनों की अलग अलग दक्षता निकालो, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो, 14 और इसका, ठीक है, 21 का, तो ये आ जाएगा आपके 42। अब इसमें 14 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी, इसकी रेट आ जाएगी 3, और इसमें 21 का भाग देंगे तो इसकी रेट आ जाएगी 2। मतलब एक्स की क्षमता है 3 इकाई काम करेगा प्रतिदिन, और वाई करेगा 2 इकाई काम प्रतिदिन, ठीक है। और एक्स के द्वारा एक्स आपके कितने दिन का काम एक्स द्वारा उसके छोड़ने में लिया गया समय कितना है, तो ये आपके हो जाएगा टोटल 6 इकाई, ठीक है। तो टोटल 42 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 36। 36 में दोनों फिर मिलके काम करेंगे तो कितना आएगा, 36/5। अब उसमें 36/5 में आप 3 जोड़ दोगे तो आपका ये हो जाएगा टोटल काम कितने दिन लगा, 10.5 दिन लगेंगे, इसमें कितने दिन लगेंगे, 10.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपको याद होना चाहिए, रेट मैंने आपको बताई, वर्क टाइम इनटू रेट ऑफ वर्क से टोटल वर्क निकलता है, और ये आपके कितने मजदूर कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे, ठीक है, और कितने घंटे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। अब विक्रय मूल्य आप जानते हैं क्रय मूल्य पर निकलता है, किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। कैसे निकलता है, देखिए, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 100 प्लस लाभ हानि से ही आपके विक्रय मूल्य निकलता है। तो आपके 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब विक्रय मूल्य यानी कि आपके सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 20/16, यानी कि 5/4। तो आप अगर इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 आपकी कॉस्ट प्राइस है, उस पर 1 ही तो बढ़ाना है, ये डिफरेंस कितना है, 1, 1 × 100 कर दो, 1/4 यानी कि 25%। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 25%, सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट, यह आपके फॉर्मूला, आपको लाभ हो तो हानि हो तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यह आपको फ्रैक्शन भी याद होने चाहिए, जैसे 1/6 को 16 सही 2/3 कहते हैं, 1/5 को 20%, 1/4 को 25%, 1/2 को 50%, 4/5 को 80%, 3/4 को 75%, ठीक है, 7/8 को 87%, 1/20 को 5। ये सब आपको याद होने चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, तो ये आपके शिवचरण जी माथुर को देना पड़ा था, ठीक है, 23 फरवरी 1985 को। ये आपके सारे मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री से लेकर, ठीक है, इनका कब से कब तक टर्म स्टार्ट था और कब एंड था, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अभी 14वें भजनलाल शर्मा है और 16वीं विधानसभा थी, 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने ओथ ली थी, 12 दिसंबर को रिजल्ट आया था, ठीक है, अभी है। राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अधिकरण डीआरडीए का विलय जिला परिषद में किया गया, किस वर्ष किया गया था, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके 2003 में किया गया था। डीआरडीए का, किसका, डीआरडीए का आपके जिला परिषद में, किसमें, जिला परिषद में, जिला परिषद में विलय किया गया था। तो पंचायती राज को 3 स्तरों पे बांट रखी है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और आपके विलेज। जिला परिषद, पंचायत समिति, फिर उसके नीचे होती है ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। यह आपके इनसे संबंधित सारी कमेटी थी, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता, जीके राव, जीवीके राव, एलएम सिंघवी, ठंगन, गोडगिल, ठीक है। बलवंत राय मेहता 3 टायर के लिए, अशोक मेहता 2 टायर के लिए, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक प्लानिंग के लिए जीवीके राव, एलएम सिंघवी के लिए रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज के लिए,
और आपकी ठंगन कमेटी सजेस्टेड ए 3 टायर सिस्टम विद फिक्स्ड टेन्योर के लिए। प्रपोज डायरेक्ट इलेक्शन एंड टैक्सेशन पावर ऑफ पंचायती राज में आपके गोडगिल कमेटी। ठीक है, ये कब कब आई? ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपके 1882 19 में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, 1938 में आपके, ठीक है, ऑन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 1949 में आर्टिकल 40 इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1957 में आपके बलवंत राय मेहता कमेटी, 1985 में आपके जीवी के राव कमेटी, 1986 में आपके LM सिंघवी कमेटी और 1992 में आपके 73 और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 2018 तक राजस्थान विधानसभाओं के कितने आम चुनाव हो गए? तो विधानसभाओं के आपको उस टाइम 15 हुए थे 2018 तक, और 2023 तक आपके कितने हो गए? 16। कितने हो गए 2023 तक? 16। तो उस टाइम कितने थे? 15, ये याद कर लेना, और अब हो गए 16, 16वें। ये आपके पूरे इनकम्बेंट है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है। कब से कब हुए इलेक्शन, कब हुए? तो 1952 से 2023 तक हो चुके हैं। 2023 में 200 आपके बीजेपी की सीट, 200 टोटल 200 सीट है विधानसभा की, जिसमें 115 बीजेपी की, 69 INC की, बाप की 3 और BSP की 2, RLD की 1, RLP की 1 और निर्दलीय 8 जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि राज्यपाल यह घोषित करेंगे कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। तो आर्टिकल 200 कहता है, ये सही है। और राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकते हैं कि वे विधेयक को सदन को लौटा दे। तो ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। ये आपके पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जैसे आर्टिकल 1 से 4 ये आपके यूनियन और टेरिटरी से संबंधित है। सिटीजन नागरिकता से आपके 5 से 11, फंडामेंटल राइट 12 से 35, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके 36 से 51, 51A आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, 52 से 151 आपके द यूनियन प्रेसिडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, ठीक है, 152 से 237 आपके स्टेट, आपके 239 से 242 यूनियन टेरिटरीज, पंचायत आपके 243 से 243 ओ, म्यूनिसिपलिटी 243 पी से 243 जेड जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 जेड जे एच से 243 जेड टी तक है। ठीक है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया 244 से 244 ए तक है। ट्रिब्यूनल आपके 323 ए से 323 बी है। इलेक्शन आपके 324 से 329 ए है। आर्टिकल 330 से 342 ए आपके स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस SC ST बैकवर्ड के लिए। और ऑफिशियल लैंग्वेज आपके 343 से 351, इमरजेंसी के लिए आपके 352 से 360, मिसेलिनियस आपके 361 से 367, 368 आपके अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके उस टाइम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम आपके संविधान बना था, तो 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में 448 आर्टिकल, ठीक है, 25 भाग हैं, 12 अनुसूची और आपके 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, संशोधन हो चुके हैं। तो ये लास्ट के 106वां 2023-24 में आया था SC ST के लिए, MLA की सीटों के लिए बंटवारा, वुमेन के लिए, लोकसभा लेजिस्लेटिव और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। OBC के लिए आपके 105वां आया था, और GST के लिए 101वां, और आपके ये आपके आया था नेशनल कमीशन फॉर OBC के बैकवर्ड के लिए 102, एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए 104, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन दिया था वो 103। नेक्स्ट आपके राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपके? यह है आपके जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा है? अध्यक्ष में सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? नहीं। इसका आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। सही है। यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शी निकाय है। सही है। इसका कार्य महिलाओं से संबंधित शिकायतों सुनना, उसकी जांच करना। सही है। तो आपके क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट, ये आपका मिनिस्ट्री है। दिया कुमारी इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और डॉक्टर मंजू भागमर आपके स्टेट मंत्री है इसके डिपार्टमेंट के।
ठीक है, कमीशन फॉर वुमेन के। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। 3 सदस्य है, सुमन यादव, अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन। ये आपके सारे कमीशन है। आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के 18 जनवरी 1999 को कंस्टिट्यूट किया गया। राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन को 15 मई 1999। 1994 में राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। 1994 में राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन। 2001 में कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के लिए। 2006 में सूचना आयोग। 2010 में चाइल्ड राइट वाला आयोग। और 1993 में आपके बैकवर्ड क्लासेस वाला। और शेड्यूल्ड कास्ट का 2022 से, ठीक है, फंक्शनल। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये आपके वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? लोकायुक्त राज्यपाल को। नेक्स्ट, लोकायुक्त आपके वर्तमान में है प्रताप कृष्ण सिंह लोहरा, ठीक है, 1973 के अधिनियम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोग किए गए? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2020 तक कितने हो गए चुनाव 2020 तक? तो ये है अब तक 11 बार हो गए 2020 तक, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पैसा एक्ट, कौन सा? पैसा एक्ट 1996 का संबंध किससे है? पंचायती राज सशक्तिकरण से है। कैसे है? ये आपके पैसा का नियम है। ग्राम सभा के लिए है, लैंड एक्विजिशन के लिए उनकी अनुमति, एसटी के लिए, ठीक है, ट्राइबल एरियाओं के लिए, ठीक है, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? तो परिभाषा 243 में दी गई है, ठीक है। वैसे 243 से ये पूरा ग्राम सभा के संबंधित है, ये आप देख लीजिए। पहले में डेफिनेशन पंचायत की दी गई, फिर आपके डील विद ग्राम सभा, कवर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे नियम है, इनको आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट न्यूज ग्रुप के संदर्भ में उन नियमों से संबंधित है जो दूसरों को आहत न करे, ऐसे संदेश बनाने के लिए नियमों को दर्शाते हैं। तो ये दूसरों को समस्या नहीं हो, मतलब नैतिक चैट किया जाए, सोशल मीडिया का यूज नैतिक तरीके से किया जाए, उसको कहते हैं नैतिक्विटी, ठीक है। ये आपके नेसेसरी, एक्सप्लेनरी, थॉट प्रोवोकिंग, आइडियलिस्टिक, क्यूटेबल, अंडरस्टैंडेबल, एसेंशियल, ट्रस्टवर्थी, ट्रू, एग्जैक्टली, ये नैतिक्विटी होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो बताइए किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो ये आपके हो जाएगा सेकंड पीढ़ी में। किसमें? सेकंड पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ये रही आपकी पहली पीढ़ी में आपके वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर थे, थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ पीढ़ी में वीएलएसआई था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, पूरी अगर इनकी बात करें तो पहली पीढ़ी 1942 से 1959 में आई थी, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था और इनके कंप्यूटर ये है। सेकेंड पीढ़ी 1959 से 1965 तक ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था और ये इनके कंप्यूटर है। थर्ड पीढ़ी में आपके 1965 से 1975 तक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, यूज किए गए थे और इनके कंप्यूटर ये हैं। फोर्थ जनरेशन में आपके 1975 से 1988 में और वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था और इसके कंप्यूटर ये है। और आपके पांचवी पीढ़ी में 1988 से चल रही है और अभी तक चल रही है यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरफेस माइक्रो प्रोसेसर सर्किट है और इसके कंप्यूटर ये है, ठीक है। परम है, इसका ध्यान रखना, परम किस पे काम करता है? पांचवी पीढ़ी पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? तो पहली नहीं है, इसमें सोकले नहीं है, बर्नौली विंचेस्टर डिस्क पैक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मेमोरी की बात करें तो दो तरीके से होती है, इंटरनल और आपके एक्सटर्नल। इंटरनल आपके यहाँ होती है 5 प्रकार के, रैम, कैश, वर्चुअल, सिक्वेंशियल और रोम। रैम के 2 प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम के आपके एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डब्ल्यूपी रोम, ठीक है। ऐसे ही आपके एक्सटर्नल में 3 प्रकार होते हैं, सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में आपके सीडी की कैसेट और डीवीडी की कैसेट आती है और मैग्नेटिक में आपके हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी आती है और एसएसडी और यूएसबी और स्टिक पेन ड्राइव ये आपके किस में आते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव में, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे सबसे तेज आपके सीपीयू रजिस्टर होता है और सबसे धीरे चलने वाली मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है, ध्यान रख लेना।
उसके बाद सीपीयू के बाद में कैसे मेमोरी तेज होती है, उससे कम मेन मेमोरी होती है, उससे कम मैग्नेटिक डिस्क होती है, फिर ऑप्टिकल डिस्क होती है। सबसे तेज कौन सी चलती है? रजिस्टर। और सबसे कम मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट, जापान 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के लिए जिस भाषा का आधार ले रहा है वह कौन सी भाषा है? तो ये प्रोलॉग को काम में ले रहा है अभी 5वीं पीढ़ी के लिए जापान। क्यों ले रहा है? क्योंकि प्रोसीड्यूरल, ये एक तरह की लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी आती हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये सारी आती है, एक होती है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक होती है आपके स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है आपके लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके जापान कौन सी ले रहा है? ये प्रोलॉग। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपके बोथ साउंड भी कर सकते हैं, क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं, मूवी क्लिप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा शो होता है आपके पावर पॉइंट का, पहले फाइल होता है, फिर होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और फॉर्मेट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर होम टैब की बात करें तो ऐसा दिखाई देगा आपको होम टैब। इंसर्ट टैब की बात करें तो ऐसा दिखाई देगा। अगर हम डिजाइन टैब की बात करें तो ऐसा दिखाई देगा। एनिमेशन की बात करें तो ऐसा दिखाई देगा। ट्रांजिशन की बात करें तो ऐसा दिखाई देगा। और अगर रिव्यू की बात करें तो ऐसा, स्लाइड शो ऐसा दिखाई देगा, व्यू ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। वेलकम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? तो ये 1904 में किया गया था, लेकिन यूज 1906 से। तो ये आपके डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको मैंने बताए अभी जनरेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 से किससे संबंधित है? ये आपके बुकमार्क से संबंधित है। किससे है? बुकमार्क से। यह आपके होती है कीबोर्ड, कीबोर्ड में यहाँ पे होती है एस्केप की, और ये 12 फंक्शन की होती है। ठीक है। ये बैक स्केप की। ठीक है। ये आपके अल्फाबेटिकल की। ठीक है। ये आपके ये डायरेक्शनल की, ये नेविगेशनल की, ये अल्फा न्यूमेरिकल की। ठीक है। और ये आपके अल्फा न्यूमेरिकल की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये वर्ड एमएस वर्ड के शॉर्टकट की है, जिसे कंट्रोल आल आप प्रेस करोगे कीबोर्ड में तो सेलेक्ट आल हो जाएंगे, कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल एफ करोगे तो फाइंड करने के लिए आपके पास सर्च बॉक्स आ जाएगा, कंट्रोल जी करोगे तो उस चीज पे आप डायरेक्ट वहीं चल जाओगे, गो टू। ठीक है। रिप्लेस करोगे तो कंट्रोल एच, इटालिक करना है तो कंट्रोल आई, जस्टिफाई करना है तो आपके किसी पैराग्राफ को आपको जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे, हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के। ठीक है। ऐसे आपके किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो ओ, प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल पी। ठीक है। सेव करना है तो कंट्रोल एस, अंडरलाइन करना है किसी वर्ड को तो कंट्रोल यू, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, और कट करना है तो कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल सी करोगे तो कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल रेडो के लिए करना है कंट्रोल वाई, और अंडू के लिए करना है कंट्रोल जेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड के लिए। इनमें से बहुत सारे आपके पावर पॉइंट में और एक्सेल में भी काम करते हैं। नेक्स्ट, M130 कोई सेल है, उसकी बोर्ड पर होम बटन दबाने पर चयन किस सेल पर चला जाएगा? बताइए किस में चल जाएगा? तो A130 उसकी उसी सेल की पहली पर आ जाएगा होम बटन दबाने पर। एम पे है, लेकिन अगर आप होम दबाएंगे तो उसी रो में पहली पे आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके एक्सेल से संबंधित है। एक्सेल का ऐसे होता है, पहले फाइल, फिर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर। ठीक है। ऐसे सेल दिखाई देती है उसमें। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट संकेतों के संदर्भ में अनुचित युग्म कौन सा है? तो ये आपके कौन सा हो जाएगा इसमें? बताइए कमेंट बॉक्स में। त्रिभुज टर्मिनल। ठीक है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट की फाइल कैसी होती है, किस किस रूप में सेव? पावर पॉइंट जो पीपीटी होती है उसको किस किस रूप में शेयर कर सकते हैं, ये देख लो। आप उसको एड इनमें भी कर सकते हैं, 2003 एंड पावर पॉइंट शो, ऑफिस थीम, टेम्पलेट, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, प्रेजेंटेशन, आरटीएफ, मेटा फाइल, इनमें सब में सेव कर सकते हैं। ऐसे आप एमएस वर्ड की फाइल को इन सभी में सेव कर सकते हैं। ऐसे आप एमएस एक्सेल को इन सभी में सेव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम गुणवत्ता का ग्राफिक्स पुनरुत्पादन प्रिंटर है? तो कौन सा है सबसे ज्यादा ग्राफिक्स का
प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करने वाला, बताइए कौन सा है। तो ये आपके होता है प्लॉटर। कौन सा होता है? प्लॉटर। नेक्स्ट, प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर की बात हुई थी। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट और कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट। करेक्ट। इम्पैक्ट में आपके करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर में आपके डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और इसमें लाइन में ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट में आपके लेजर, थर्मल और इंकजेट। लेजर और थर्मल प्रिंट बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर। तो इनमें से कौन सी जिसमें गलती नहीं है, कौन सी सही है, बताइए कौन सी है। ये हो जाएगा मैक है वाइल द सनशाइन। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी में मिस्टेक है। ठीक है। ये आपकी प्रोवर्ब है, कहावतें। कहावतों को इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। जैसे चार चांद लगाना, एड ए फीदर इन कैप। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, गोड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। ठीक है। जब जागो तब सवेरा, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। कर्स सम होम टू रूस्ट, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कर्स कम होम टू रोस्ट, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मोसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला। इट टेक्स टू टू मेक क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एवारिस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स, लालच बुरी बला है। ए 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। फिर अंधेरी रात को क्या बोलते हैं? ए 9 डेज वंडर। गैदर थेस्टलेस एक्सपर्ट पिकल्स, बोए पेट बबूल का तो आम कहां से है होए। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ए ब्रंट चाइल्ड रीड्स द फायर, डूबते को तिनके का सहारा। ड्रॉविंग मैन कैच एट स्ट्रो। और एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी प्रजा। ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गर्ल, मुख में राम बगल में छुरी। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, दूर के ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, यानी दूर के ढोले सुहावने। ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इट इज नॉट यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिढ़ गई चुग गई खेत। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आपको आनी चाहिए, कम की सारी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, कोल की सारी फ्रेजल वर्ब ये आपको आनी चाहिए। तो कम की आपके इसमें क्या आ जाएगा, बताइए? कम बाई। ठीक है, हाउ डिड यू कम बाई दैट रेयर डायमंड। ये आपके कॉल के आपके सामने है, इनको आप याद कर सकते हैं। किसी को बुलवाना है तो कॉल इन, किसी को कॉल को समाप्त करते हैं तो कॉल समाप्त करना यानी वापस लेना, कॉल ऑफ। कॉल अप का यानी याद करना। कॉल फॉर का मतलब मांगना, डिमांड। कॉल ऑन का मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाना। कॉल आउट का यानी कि बुलाना। कॉल एट यानी किसी के घर जाना। कॉल बैक यानी वापस बुलाना। कॉल डाउन यानी प्रार्थना करना। केयर अबाउट यानी चिंतित होना। केयर फॉर यानी पसंद करना। कैरी अवे आपे से बाहर होना। कैरी ऑफ यानी जीतना। कैरी ऑन यानी जारी रखना। कैरी आउट आज्ञा का पालन करना। कैरी असाइड छोड़ देना। कैरी आउट यानी आज्ञा का पालन करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बहुत बोलते हैं। और एक होता है कॉलेट, ये किसी को विजिट करने जाते हैं उसको बोलते हैं। कॉल ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुक जाना, कॉल ऑन। कॉल फॉर डिमांड करते हैं। कॉल ऑफ यानी याद करते हैं। कॉल ऑफ यानी समाप्त कर देना। ठीक है, कैचअप, कैचअप विद आगे निकल जाना। नेक्स्ट, आपके इसमें आपको करना है, तो ये पहले में आपके हो जाएगा बी, तो ये नीचे वाले से लेना है उल्टा। ठीक है, पहले में बी, रिवाम। रिवाम्प यानी रिबिल्ड करना। और इंक्रीज सेकंड में है आपकी सी, तो ये हो जाएगा एनहांस। इंक्रीज यानी एनहांस। रिड्यूस, रिड्यूस का हो जाएगा आपके डिमिनिश। और मॉडिफाई का हो जाएगा आपके अमेंड। ये उल्टा है, आप याद कर लीजिए लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लीजिए, आपका रिवैम्प का मतलब नया रूप देना। एनहांस का मतलब बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिमिनिश का मतलब कम करना। ये आपके ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या आएगा बताइए? तो द आ जाएगा इसमें। ठीक है,
पर्टिकुलर के लिए हो रहा है। कॉन्सोनेंट के लिए आपके ए आता है, वोवल्स के लिए आपके एन आता है, और स्पेसिफिक नाउन्स के लिए आपके द आता है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन ऑक्टोपस, एन एप्पल। एन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी ऐसे हिंदी वाले के लिए लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो आर्टिकल, ये याद कर लो आप, जीरो आर्टिकल कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मंडे, महीने के नाम के पहले ऐसे द नहीं लगाना, द ऑन द मंडे, इन द जनवरी, ऐसे नहीं आएगा। हिंदी हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट के लिए नहीं आएगा, भोजन के लिए नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं आएगा, कार, बाय द बस के लिए नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट का नाम है, गो टू द स्कूल, इन द बेड, इसके लिए नहीं आएगा। स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए प्लेज द क्रिकेट, प्ले द चेज, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में भी नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन के लिए भी नहीं आएगा, जैसे अमित, द अमित, इज द अमित, ऐसे नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आएगा, जैसे वाटर, हैप्पीनेस, म्यूजिक, इनके लिए द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, आपके सामने ये है, और इसको आपको कॉलमन ए से कॉलमन बी को, ठीक है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। करिए मिलान, ये यहां से मिलान करना है, ऑप्शन बीच में आ गया इसमें, ठीक है। तो इफ यू ट्राइड, टायर्ड तो क्या होगा इसका, तो ये इसमें आ जाएगा डी। इफ यू टायर्ड, ट्राइड, इफ यू हैड ट्राइड, अगर आपने कोशिश की तो यू वुड हैव सक्सीडेड, ठीक है। फिर ए में क्या आ जाएगा, फोर्थ, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, आई विल नेट, आई विल नॉट लेट यू गो, ये हो जाएगा, ठीक है। और इफ यू आर गोइंग अब्रोड, अगर आप विदेश जा रहे हो तो आपके पास मनी होना चाहिए, ठीक है। तो यू विल नीड टू ए लॉट ऑफ मनी। डू यू नो वेदर द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इसका आपको पैसिव वॉइस बदलने के मैं रूल बताऊंगा आपको, पहले आप इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। टू रिजेक्टेड है तो इसको टू बी रिजेक्टेड करना है, ठीक है। कैसे करना है, वर्ब हमेशा एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हमेशा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। विल शैल मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब बी लगा के वी थर्ड करना है, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है तो इज एम आर भी रहेगा और बिंग लग के वी थर्ड हो जाएगा, ठीक है। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है तो वाज वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ वी थर्ड है तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड वी थर्ड है तो हैड के साथ बीन लग जाएगा और वी थर्ड। विल सेल हैव प्लस वी थर्ड है तो विल सेल हैव बीन प्लस वी थर्ड। तो ऐसे इनको आपको चेंज करना है और इनको सब्जेक्टिव केस को भी आपको इनको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होता है। जैसे आई को बाई मी, वी को बाई अस, यू को बाई यू, ठीक है, ही को बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई देम, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, जिसका केवल एक ही काम है पैसा कमाना, तो वो होता है मर्सिनरी, ठीक है, भाड़े का सैनिक। स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बेजा खर्चा करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अपव्यय उड़ाऊ, ठीक है। एक्स्ट्रा वेजेंट, फिजूल खर्ची, अतिशयोक्ति। वेगाबोंड, आवारा। आपके फिर आ गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनको कैसे चेंज करते हैं ये देख लीजिए। एक होता है आपके शुरू में रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपको जो फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन आ रहे हैं तो नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आपके आई वी होते हैं, सेकंड पर्सन केवल यू होता है, और थर्ड पर्सन आपके ही, सी, इट, दे, एनी नेम जो होते हैं वो होते हैं। इनको कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इनकी फॉर्म्स भी देख लो आपको, आई माई माइन, ठीक है, आई माई माइन, वी ओवर ओवर्स, यू योवर्स योवर्स, ठीक है, ही हिज हिज, सी हर हर्स, दे देयर देयर्स, ठीक है। ये अगर इनको ओवर सेल्फ में करें तो माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसको आप सोल्व करके बताइए क्या आएगा।
तो ही सेड टू मी तो आपके हो जाएगा ही टोल्ड मी। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी हो जाएगा। सी आई थॉट आई हियर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो ये हो जाएगा आपके सी थॉट सी हैड हियर्ड मी कमिंग डाउन। तो आई है तो ये सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो आई को क्या कर देंगे? सी। और ठीक है, लिखा था ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आना, सी में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। नो चेंज में आएगा ना थर्ड पर्सन। इनकी वर्ब की पहचान भी कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म आ रही तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। ईजेएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी आ रही है तो उसको वाज वर्ब प्लस आईएनजी में करनी है। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसको हैड वर्ब में थर्ड फॉर्म में करनी है। और हैज बीन या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो हैड बीन में करनी है। मतलब कंप्लीट करके दर्शाना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। तो इसमें आपको एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री आप जानते हो, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री जो सिंपल के लिए होती है, एक कंपैरेटिव होती है दो लोगों को तुलना करने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री बहुत सारे लोगों में से अगर आपको तुलना करनी है तो सुपरलेटिव डिग्री का करना है यूज। तो ये पॉजिटिव डिग्री जैसे टाल है, कंपैरेटिव टालर हो जाएगा, सुपरलेटिव टालेस्ट हो जाएगा, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, केयरफुल मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल। और इरेगुलर होती है जिसे तीन है ये जिनको याद कर लीजिए, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस और लिस्ट। तो अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो सी इज देन हर सिस्टर, तो दो लोगों के बीच में हो रहा है तो क्या आ जाएगा? प्रीटियर, ठीक है, डी ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस फॉर्म एज सून एज सी द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर। ये आप टेंस है, इन सभी टेंसों को आप याद कर सकते हैं। प्रजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इजेएमआर आएगा, इसमें वाजबर आएगा, ठीक है। और फ्यूचर में विल सेल बी प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी। प्रजेंट परफेक्ट में एज हैव वी थर्ड, इसमें आएगा हैड वी थर्ड, और इसमें आ जाएगा परफेक्ट में विल सेल हैव वी थर्ड। प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फ्यूचर में आपके विल सेल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके? फिनिश्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी दूसरे सेकंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? हिंदी के आगे है क्वेश्चन, तो कौन सा सही नहीं है बताइए तत्सम और तद्भव की दृष्टि से। तो ये आपके शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं, तत्सम तद्भव देशज इतने प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर आपके रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक होते हैं, विकार के आधार पर आपके विकारी अविकारी होते हैं, ठीक है। सार्थक में आपके पर्यायवाची विलोम अनकार्थी एकार्थी वाक्यांश ऐसे, ठीक है। निरर्थक जैसे खटखट किचकिच चौपड़ वाणी वोटी वीणा। तो तत्सम तद्भव की बात कर रहे हैं हम, तो तत्सम संस्कृत और तद्भव आपके नॉर्मल। तो इसमें क्या जाएगा आपके? गोधूम और घाक, तो ये इससे मेल नहीं खाता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प बताइए। प्रत्यय की दृष्टि से गलत गलत बताना है आपको, कौन सा है इसमें से? ये गलत हो जाएगा विचार अनीय, अनीय ये नहीं होगा, अनीय आएगा यहाँ पे, अनीय, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यय संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, ठीक है। हिंदी में प्रत्यय कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय की तो ये लिस्ट है आपके सामने, और तदित प्रत्यय ये है, ठीक है। जैसे इनमें क्रिया का भाव हो रहा है, तदित प्रत्यय भाव या गुण संबंध वाचक स्त्रीलिंग, ठीक है, ये सब आए। नेक्स्ट, तबेले की बला बंदर के सिर का मतलब क्या होगा? अपराधी कोई और है और दंड किसी और को दिया जा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको आपके कुछ इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो इसको डिलीट किया है बोर्ड ने। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसके नहीं है बताइए। तो ये अलग अलग है दोनों, ये एक है, ये एक है, ये एक है। ठीक है, जैसे अंबिका और गौरी ये दोनों पार्वती के हैं, सिंधुजा आपके लक्ष्मी का है, जबकि गिरा वाणी या गिरा हुआ होता है। सची और प्लोजमा आपके इंद्र की पत्नी इंद्राणी का नाम है। ठीक है, और चंडी और कालिका ये अपनी देवी दुर्गा के नाम है। ठीक है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो कौन सा इनमें से सार्थक नहीं है बताइए। जिसे जीतना आसान हो, आसान वाले को तो जीत सकते हैं ना, दुर्जयी थोड़ी होगा, तो ये गलत हो गया इनका। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए, इनमें से अनुचित कौन सा है बताइए। अर्पण और समर्पण, ये गलत है। ठीक है, अर्पण का विलोम होता है ग्रहण करना। ठीक है, अर्पण का विलोम क्या है, ग्रहण। अतः आप और इनका करेंगे, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, अंदर होने वाला। बाह्य का मतलब बाहरी, अथ का मतलब आरंभ, इति का मतलब अंत, अस्त का मतलब डूबना, उदय का मतलब उगना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, बताइए किसके सभी शुद्ध है। तो ये आपके द्रौपदी और निर्भिमान का सभी शब्द शुद्ध है। कैसे हैं, जैसे मुनेश्वर गलत है और मुनीश्वर सही है, निरुत्साही गलत है और निरुत्साही ये सही है। ठीक है, हस्तक्षेप गलत है और ये हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। तिरस्कार गलत है और ये वाला सही है। प्रमाणिक नहीं होता है, ये प्रामाणिक होता है। धैर्यता गलत है, धैर्य अलग और धीरता अलग, दोनों अलग होता है। नेक्स्ट, समास विच्छेद की दृष्टि से अनुमेय अनुचित विकल्प का चयन करना है, बताइए। आकाश पतित आकाश को प्राप्त किया हुआ। ठीक है, कैसे है, आपाद मस्तक का मतलब क्या होता है, पाद से लेकर मस्त पर्यंत, यानी कि अव्यय भाव समास है। कदाचार कुत्सित है जिसके आचार कर्मधारी है समास। चार पतों का समास दिगु समास। ठीक है, जिसमें संख्यावाची आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा इसमें आपके, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है, बताइए किसका संधि विच्छेद सही किया गया है। तो ये होगा आपके अन्य और अन्य, सी वाला ऑप्शन का सही है। कैसे सही है, वयोवृद्ध का वय प्लस वृद्ध होगा, यशो भूमि का यश प्लस भूमि होगा, सिरो भाग का सिर प्लस भाग होगा, तो ऐसे अन्य अन्य का भी ऐसे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपके जल्दी आने वाला है आपके सामने, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके लिए आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।